नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं और जिसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 10 तक ऑलरेडी करा दिया है और ये चैप्टर नंबर 11 हम जिसको करा रहे थे, जिसमें आज लास्ट वीडियो आपका जाने वाला है, वीडियो नंबर आपका 5। तो इससे पहले 4 वीडियो तक मैं आपको ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो आप जरूर से जा करके उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। जैसा कि आपको पता है, अभी आपका रिजल्ट आया और उस रिजल्ट में आपने देखा कितने लोगों की बैक लगी हुई है। ठीक है, तो जिन लोगों की भी बैक लग गई है वो आने वाली भर्ती से अब बाहर हो चुके हैं। उन्हें सही से पता है कि जिनकी थर्ड सेमेस्टर में बैक लगना है, यानी कि अब आपकी जो कंप्लीट हो रही होगी ये डीएलएड, वो आपकी 24 में जाकर के 24 लास्ट में जाकर के आपकी जो डीएलएड है वो आपकी कंप्लीट होगी। उससे पहले आपकी ये कंप्लीट नहीं होने वाली है, क्योंकि आपके जो पेपर होने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर वालों के, वो आपके होंगे जो 2022 के थर्ड सेमेस्टर के साथ। और 2022 वालों का सेमेस्टर कब लगेगा? तो वो लगेगा आपका जाकर मई जून में आपके पेपर होंगे। उसके बाद आपका अक्टूबर नवंबर में जाकर आपका रिजल्ट आएगा। तो आप समझ सकते हो, जितने लोगों की बैक लग चुकी है वो सभी लोग शिक्षक भर्ती से बाहर हो चुके हैं। जो शिक्षक भर्ती के आने की संभावना है वो आपकी 24 में संभावना है। तो अगर आ जाती है तो आप सभी लोग शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए अपनी लापरवाही की वजह से। आपसे हम पहले भी कहते रहे, जब डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मैंने मैथ पढ़ाया था, पूरा बुक पवन की सॉल्व कराई थी A to Z, तब मैं आपको समझाता रहा कि आप पढ़ते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, परंतु आप लोग नहीं माने। और जो लोग नहीं माने वो लोग आज पछता रहे हैं और रो रहे हैं बैठ करके। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मैथ को हल्के में मत ले जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर अब आपको मैथ उस लेवल का देखने के लिए नहीं मिलने वाला कि फर्स्ट सेमेस्टर में हम थे तो हमने कुछ नहीं पढ़ा था, तब भी हमने मैथ सॉल्व कर दिया था। और परंतु अब इस फोर्थ सेमेस्टर में आपको इस तरीके का मैथ देखने के लिए मिलेगा ना, कि आपसे 12 नंबर लाना भी आपको कठिन हो जाएगा। समझ रहे हो? इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी भी कर लीजिए, अभी भी आपके पास समय है। आपके पेपर होने में लगभग 1 से 1.5 महीना आपको अभी भी मिल रहा है। तो आप इसके लिए लापरवाही को मत करिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो 11 चैप्टर में करा रहा हूँ उसमें आज एक्सरसाइज के क्वेश्चन जितने भी हैं उनको नोट्स के माध्यम से इसी वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आप देख सकते हो मैंने अपना प्रॉपर नोट्स तैयार किया हुआ है आपको समझाने के लिए, क्वेश्चंस को अच्छे से समझाने के लिए। तो देखिए पहला जो आपका क्वेश्चन है, प्रश्नावली 11 डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ के अंतर्गत। तो देखिए लिखा हुआ है कि सबलंब यानी ट्रेपेजियम की समांतर भुजाएं, यानी समांतर भुजाएं आपको दी गई हैं 15 मीटर की दी है, और एक आपको 15 मीटर की दी है और दूसरी आपको 8 सेंटीमीटर की दी है। इनकी दोनों की आप देख सकते हो इसमें यूनिट चेंज है, एक में मीटर है तो एक में सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि उनके बीच की दूरी आपको 12 मीटर दी गई है। अब सबलंब का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबलंब का क्षेत्रफल किस तरीके से निकालते हैं ये मैंने आपको समझा दिया था, बता दिया था, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो देखिए ये जो देखिए किस तरीके से सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन देख लीजिए। तो दिया गया है समांतर भुजाओं की लंबाई यानी 15 मीटर की दी हुई है और ये 8 सेंटीमीटर की आपको दी है। इस तरीके से आपको लिखना है और उसी के साथ आपको क्या करना है, देखिए फिगर भी बना दीजिएगा, ताकि आपको वहाँ पे जो एग्जामिनर है वो सही से नंबर दे सके, सही नंबर दे सके। क्योंकि अगर आप फिगर बना देते हो तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि हाँ इस बंदे को पूरा आता हुआ है, तो वो आपको पूरे पूरे नंबर देता है, एक भी नंबर आपके काटता नहीं है। तो 8 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर देंगे। तो 8 में कितने का भाग दे दूं? तो 8 में 100 का भाग दे दूं तो वो मीटर में पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है। जैसे मान लीजिए ये आपका मीटर है और यहाँ से आपको सेंटीमीटर में पहुंचना है, तो एक खाना छोड़ के आप सेंटीमीटर लिख लीजिए। ठीक है, तो मीटर से सेंटीमीटर में पहुंचोगे तो क्या करोगे, 100 का मल्टीपल करोगे, और अगर सेंटीमीटर से मीटर में आओगे तो 100 से भाग दोगे। ठीक है, इतना याद कर लीजिए मीटर और सेंटीमीटर के बीच में क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिएगा। देखिए अब यहाँ पे मैंने ये पूरा फिगर बनाया हुआ है, इसे हमने मीटर में चेंज कर लिया है और ये तो मीटर में ऑलरेडी था। तो ये हमने मान लिया कि ये 0.08 मीटर है। इसके बाद आपका यहाँ से यहाँ तक का ये आपका लंब डाल दिया और ये आपकी हमने बना दी यहाँ पे क्या, ये आपका लंब डल जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। इसके बाद ये पूरा आपका क्या है, ये आपका पूरा सबलंब है। ठीक है, अब ये दूरी दी गई है वो 15 मीटर की दी गई है और ऊपर 0.08 मीटर की दी हुई है और इनके बीच की दूरी दे दी है ये, और ये इनके बीच की दूरी का मतलब ये इसकी हाइट है। क्या है, हाइट है। तो वही यही तो हमें फॉर्मूले में लगाना होता है। जैसे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम,
सबलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और इसमें जो पैरेलल साइड होती हैं उनका योग, तो समांतर भुजाओं का योग इंटू में ऊंचाई। तो यहाँ पे एरिया 1/2 और 15 प्लस में 0.08 इंटू में आपका यहाँ पे हो जाएगा 12। अब इसे हम काटेंगे तो फिर आपका इस तरीके से सॉल्यूशन करके लाएंगे। तो इसे 2 से आप काट दोगे तो ये 6 बार कट जाएगा। इसके बाद इसमें हम 15.08 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे और इसके बाद 6 का मल्टीपल कर दोगे। 6 का मल्टीपल करने पर आंसर आएगा इसका 90.48 मीटर स्क्वायर। अब जैसा क्वेश्चन लिखा हुआ था उस हिसाब से इसका ये आंसर आएगा, परंतु इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बुक में देखोगे जाके तो 8 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, परंतु 8 सेंटीमीटर न मान के इन्होंने माना है कि 8 मीटर। 8 मीटर, तभी इनके आंसर से आप मैच कर पाओगे, अन्यथा मैच नहीं कर पाओगे। ये 15 मीटर का है, ये 8 मीटर का है और ये आपका 12 मीटर का है। तो अगर ऐसा होता, ऐसा इन्होंने माना हुआ है इसलिए वही हम मान लेते हैं। तो 8 मीटर का और 15 मीटर, 8 मीटर और 12 मीटर की इनकी ऊंचाई है। तो अब लगा देंगे एरिया 1/2 इंटू में कोष्टक में 1 प्लस मतलब 15 प्लस 8 इंटू में आपका 6, 12 हो जाएगा। 6 से काट देंगे इसे तो ये 6 रह जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, 15 और 8 हो गया 23 और 23 में 6 का मल्टीपल करोगे तो आपका 138 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसा भी आपका पहले जैसा क्वेश्चन लिखा हुआ था उस हिसाब से मैंने करके आपको दिखा दिया। और आप जैसे ना समझ पाओ कि इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं है, तो इसमें ये मिस्टेक थी तो फिर मैंने इसे इस तरीके से करा, क्योंकि मैंने उसके में आंसर भी चेक करा था बुक में, जो आंसर दिया हुआ, बुक में आंसर दिया था 138 मीटर स्क्वायर। तो वो कब पॉसिबल था, जब इसे हम 8 मीटर माने, तो तब मैंने उस हिसाब से भी आपके लिए कर दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि यदि किसी सबलंब यानी ट्रेपेजियम के समांतर भुजाएं पैरेलल जो साइड हैं वो आपकी दी गई हैं 3 सेंटीमीटर की और 4 सेंटीमीटर की पैरेलल साइडें दी गई हैं। इसके बाद कह रहा है इनके मध्य की दूरी, यानी इनके मध्य में जो दूरी हाइट बढ़ रही है वो आपकी 3 आपकी सेंटीमीटर की बढ़ रही है। इसके बाद सबलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप तो आसानी से निकाल दोगे, सब यूनिट आपकी एक ही में है। आप देख सकते हो यहाँ पे सेंटीमीटर 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 चल रहा है, तो आपको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, आगे बढ़ जाएंगे। तो इसमें सॉल्यूशन किस तरीके से लिख के आओगे, देख लो यहाँ पे सॉल्यूशन इसकी तरीके से यहाँ पे फिगर बना के चले जाना। देखिए ये फिगर बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप फिगर बना दोगे तो आपको एकदम एक इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है फिगर बनाने से। तो ये नीचे वाली आपकी 4 सेंटीमीटर की है, यानी ए भी 4 सेंटीमीटर की है। यहाँ पर ये पैरेलल साइड है, ये 3 सेंटीमीटर की है आपकी, और ये हाइट यानी इनके बीच की जो दूरी है वो 3 सेंटीमीटर की दी गई है। तो अब तो आप निकाल ही लोगे आराम से। दिया गया है कि आप 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई दी गई है, समांतर भुजाओं की लंबाई दी गई है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। ऐसे लिखना है आपको, सीधा फॉर्मूला लगा के निकाल के चले मत आना। आपको लिखना भी है क्या दिया है क्या नहीं दिया है, क्योंकि आप यहाँ पे जैसे जब आप पढ़ाने जाओगे तो 1 से लेकर 5 तक की टीचर आप बनोगे, तो उसी हिसाब से पढ़ाओ कि आप बच्चों को समझा रहे हो। ठीक है, 1/2 कोष्टक में 3 + 4 इंटू में 3, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों है, क्योंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो आप समझ गए, इस तरीके से आपको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि उस वृत्त की परिधि निकालिए। अब देखिए यहाँ से आपके वृत्त के क्वेश्चन स्टार्ट हो जा रहे हैं। तो उस वृत्त की परिधि निकालिए जिसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर की है। तो वृत्त की आपको परिधि निकालनी है, सॉरी जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर की है। तो अब त्रिज्या इसकी 21 सेंटीमीटर है, तो इसमें किस तरीके से, इस तरीके से आप सर्कल बना ली। देखिए मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया हुआ है और ये आपकी क्या होती है, रेडियस होती है। तो 21 सेंटीमीटर की रेडियस हमने दर्शा दी है। इसी तरीके से आप दर्शा के चले जाना उसमें। अब देखिए वृत्त की त्रिज्या आपकी 21 सेंटीमीटर की है, दी गई है ये चीज। और वृत्त की परिधि क्या होती है, तो परिधि होती है व्यास इंटू में आपका पाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें होता है 2πr, मैंने आपको समझाया हुआ है 2πr होता है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 2r इंटू में पाई। अब जो अब ये जो आप देख रहे हो, सॉरी ये क्या खुल गया, अभी मैं इसे सही करता हूँ। ठीक है साथियों, तो इसमें क्या होता है आपका पाई और इंटू में 2r हो जाएगा। तो 2r को ही ये व्यास लिख देते हैं, तो व्यास और इंटू में पाई। ठीक है, समझ में आ गया। अब पाई बराबर लिखोगे तो आप सीधा लिख सकते हो परिधि बट्टे व्यास, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो इधर परिधि है इधर व्यास है इंटू पाई है। तो पाई बराबर लिखोगे तो यानी ये जो व्यास इधर है ये उधर जाके भाग देने लगेगा, यानी परिधि में ये भाग देगा। परिधि में क्या देगा, ये भाग दे देगा परिधि बट्टा व्यास। ठीक है, ये आप फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो चाहो तो।
ठीक है, ये आपको जरूर से पता भी रहना चाहिए। अब परिधि आप निकाल रहे हो तो परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर निकाल रहे हो तो यहाँ भी 2 इंटू में 22/7 इंटू में 21। 21 कौन सी है, त्रिज्या है। तो अब 7 से काट देंगे, 7 से ये 3 बार कट जाएगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 44 इंटू में 3। तो परिधि हो जाएगी आपकी 132। क्या हो जाएगी, 132 सेंटीमीटर की आपकी परिधि हो जाएगी। अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है और मीटर में दिया हुआ है तो मीटर की हो जाएगी। देखिए यहाँ पे आपकी परिधि को जो इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफ्रेंस बोलते हैं, इसलिए इसे सी से डिनोट भी करते हैं, सरकमफ्रेंस को। ठीक है, और डी बराबर होता है डायमीटर, तो ऐसे हम डी से डिनोट करते हैं। आर हो गया तो रेडियस को रेडियस लिखते हैं, इसलिए आर से डिनोट करते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, यदि किसी वृत्त की परिधि आपकी 15.7 सेंटीमीटर की है तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो आपको व्यास ज्ञात करना है, परिधि दी हुई है आपको और आपको चाहिए व्यास। तो देखिए इस तरीके से आपके लिए मैंने देखिए फिगर बनाया कि आर आपकी, ये आर हो गई, ये भी आपकी आर हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर, और टोटल को मिलाकर हमने डी बताया कि यहाँ पे डी हो जाता है दोनों को जोड़ के। क्योंकि आपको पता है डी बराबर क्या होता है, 2r, यानी आर और आर जोड़ेंगे तभी तो डी बनेगा, यानी डायमीटर बनेगा। अब इसकी जो परिधि क्या होती है, देखिए ये परिधि होती है इसकी, देखो मैंने ऐसे करके भी दिखाया हुआ है। ये आपकी जितनी भी बाहर से इसकी जो बाउंड्री होती है, इसी को हम परिधि बोलते हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसमें क्या दिया गया है। तो परिधि दी गई है आपको एक 15.7 सेंटीमीटर की। तब वृत्त का व्यास क्या होगा, ये आपसे पूछा हुआ है। परिधि बराबर व्यास इंटू में पाई होता है। मैंने आपको पिछले ही जो कॉन्सेप्ट करा रहा था उसी में मैंने आपको ये चीज समझाई हुई थी, तो आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो पाई बराबर क्या, व्यास बराबर क्या हो जाएगा, परिधि बट्टा पाई। अब क्यों, क्योंकि हमने बताया था पाई बराबर आपका होता है आपका परिधि, परिधि, ठीक है, परिधि लिखो बट्टे में आप लिखो व्यास। ठीक है, व्यास। अब व्यास बराबर निकालोगे तो यहाँ पे कैंची का मल्टीपल कर लो, तो व्यास इधर पहुंच जाएगा और ये पाई इधर नीचे आ जाएगी। तभी तो लिखा हुआ है व्यास बराबर आपका परिधि बट्टा पाई। ठीक है, अब 2 पाई आर बट्टा में पाई, तो 2 पाई आर तो मतलब पाई से पाई कट गया। ठीक है, अब ऊपर 2r बचा, यानी 82 तो बचा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि वही बचेगा कि नहीं बचेगा। अब यहाँ पे नीचे आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, करा हुआ है, तो यहाँ पे परिधि इंटू में आपका क्या है, आर है। ठीक है, परिधि, परिधि कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे परिधि दी हुई है कि क्या दिया हुआ है, परिधि दी हुई है। ठीक है, तो परिधि दी हुई है तो परिधि मैंने यहाँ पे इसका वैल्यू रख दिया, और यहाँ पर जो पाई था नीचे वाला, तो नीचे वाला पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7, तो 22 नीचे रह जाएगा, ऊपर जाकर 7 पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अब इसको काट पीट लो, तो ये आपका आंसर इतना छोड़ दो, 109.9 बट्टा में 22 सेंटीमीटर, इतना छोड़ के चले आओ, ये आपका व्यास हो गया। ठीक है, इतना कर लेना, पेपर में जाके इतना छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। आया वृत्त की परिधि, सरकमफ्रेंस तथा व्यास डायमीटर में संबंध क्या होता है। तो वही संबंध निकल के आएगा, मैंने बताया पाई बराबर परिधि बट्टा व्यास। तो किस तरीके से निकालते, व्यास बराबर होता है आपका 2r और परिधि बराबर होती है 2 पाई आर। तो यहाँ पे 2 और r को मिला करके व्यास बना देंगे और पाई छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ से परिधि बराबर ये निकाल लिया हमने। अब परिधि, अब हमें निकालना क्या है कि परिधि और व्यास में क्या संबंध होता है। तो परिधि बराबर होता है व्यास इंटू में पाई, ऐसे लिख सकते हैं। और इसे किस तरीके से, पाई बराबर परिधि बट्टा व्यास। तो ये भी होता है और ये भी होता है, किधर भी लिख दो आपका दोनों सही है। ठीक है, तो इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों पर, क्योंकि इसी वीडियो में पूरा सब कुछ खत्म करना है, तो मैं सब कुछ इसी में कराऊंगा। देखिए लिखा हुआ है, संलग्न चित्र में आपको ओ केंद्र है वृत्त का, और यहाँ पर ए सी बी आपको 40 अंश का दिया गया है, और पूछ रहा है कि ए ओ बी की माप ज्ञात करिए। यहाँ पर पूरे आंसर्स यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, मतलब जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनको देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप मैंने देखिए आपके लिए फिगर बनाया हुआ है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और इनका सॉल्यूशन भी किया हुआ था कि आपको पेपर में जाके इसका सॉल्यूशन करके नहीं आना है, आपको सीधा आंसर लिख के आना है। परंतु आप कहीं पे तो रफ्तार के लिए इसका सॉल्यूशन कर रहे होगे, तो मैंने यहाँ सॉल्यूशन इसलिए करा है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिलीवर कर पाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा पाऊंगा, इसलिए मैंने करा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए। अब इसमें ही कह रहा था कि ए सी बी यहाँ पे 40 अंश का है, ओ वृत्त का केंद्र है। तो इस तरीके से मान लीजिए ये मैंने वृत्त का माना, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। तो यहाँ पर हमने क्या माना, देखिए ये जो ओ हो गया केंद्र हो गया, और यहाँ पर जो आप देख सकते हो यहाँ पे संलग्न चित्र में ए ओ बी, अब देखिए ए सी बी, तो यहाँ पर ये हमने खींच लिया और ये हमने खींच लिया। ठीक है, इस तरीके से आपका फिगर भी बना हुआ है,
क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में ये फिगर बना हुआ है इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका फिगर बना हुआ है। अब यहाँ पे ये इसने 40 अंश का दिया हुआ है, तो अब पूछ रहा है कि आप बताइए केंद्र पे बना हुआ कोण कितने का होगा। तो आप यहाँ पे ये चीज देख लीजिए, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ से इस तरीके से आप खींच लो, और खींचने के बाद आप देखोगे तो ये आपका एंगल बन गया और एक आपका इधर एंगल बन गया। तो अब आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, क्या थ्योरम पढ़ी थी? तो थ्योरम मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप देख लो इसको, ठीक है। थ्योरम क्या पढ़ी थी हमने कि वृत्त में एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण और उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर जो कोण आंतरित किया जाता है, बिंदु पर आंतरित कोण होता है, उसका दोगुना होता है। यानी परिधि पर बना हुआ कोण केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होता है, ठीक है। ये आधा, ये मतलब यहाँ पे O है तो ये दोगुना होगा। तो यानी इसी के संबंध में क्या बोले कि परिधि पर बना हुआ कोण केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का दोगुना होता है, और परिधि के सापेक्ष में कहें तो परिधि पर बना हुआ कोण केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होता है। तो अभी ये दोगुना होता है, ये जो O है वो दोगुना होगा 40 का। तो AC भी आपका 40 दिया गया है, तो AO भी आप निकालोगे तो 2 इंटू ACB, तो 2 इंटू ACB करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा। कितना? 80 आ जाएगा। 40 इंटू 80 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यही आपका एक बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया था। अब इसमें कुछ नहीं है, अब ये एक्सरसाइज आपकी पूरी खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो ये प्रश्नावली आपकी 11 आपकी खत्म हो चुकी, मतलब 11 चैप्टर आपके टोटल खत्म हो चुके हैं। तो अब आपका 12 चैप्टर में अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप जरूर से बताइएगा आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर आप हमें अवगत कराएंगे तो हम और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। वैसे तो मैं अपने जी जान में आपको अच्छे से समझाता हूँ, आगे आपकी मर्जी, आप किस तरीके से इनको डिलीवर करते हो अपने लिए, प्रैक्टिस करते हो या नहीं करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। आप जरूर से प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप कुछ सीख सकते हो, अन्यथा आप कुछ नहीं सीख पाओगे। ओके, थैंक यू।